हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो, जय हिंद जय सीए बोलकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाक से। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। भाई एक खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो पहले से बता रहा हूं, जो भी मास्टर टेस्ट सीरीज आप लोगों ने अटेम्प्ट की होगी तो उसका फीडबैक एक बार गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर दिया था कल, उसके थ्रू आप दे देना। और हर सैटरडे आपके लिए एमसीक्यू दे दनादन सीरीज का मैंने ऐलान कर दिया है, और उस एमसीक्यूज का जो दंगल होगा दोस्तों, वहां मैं कराऊंगा एमसीक्यू का दंगल। बहुत सारे बच्चों से एमसीक्यू नहीं बन पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद भी, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आता है उसके बाद भी एमसीक्यू बन जाता है जनरली, लेकिन नहीं बन पा रहा है। तो मैं एक काम करना चाहता हूं, जो भी दंगल आपको कराऊंगा, दंगल मतलब कंपटीशन कराऊंगा एमसीक्यू वाला, उसमें दंगल की तैयारी करवा दूं पहले। तो दोस्तों जो भी मैं सैटरडे को कराऊंगा आपको, फ्राइडे की क्लास में मैं उस दंगल की प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है आकाश मिश्रा, फिर इसका मतलब ये हो गया कि हम फ्राइडे और सैटरडे कर रहे हैं रिवीजन। बेसिकली फ्राइडे करेंगे लाइव ऐप पे और सैटरडे करेंगे सीधा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे नाक मत कटवा देना कोई मेरी, ठीक है। कंपटीशन में ध्यान रखना, कहीं कोई दूसरे प्लेटफॉर्म का बच्चा वो आपसे आगे दिख रहा हो मुझे, समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है अभी प्रकाश, क्योंकि सैटरडे इसलिए रखा है स्टार्टिंग में क्योंकि अभी आपकी लॉ की रिवीजन चल रही है, मैथ्स की रिवीजन चल रही है, तो सारा एकदम से बोझ आपके ऊपर ज्यादा नहीं करना है, समझ रहे हो ना। तो बोझ नहीं बढ़ाना आपके ऊपर। तो जब वो चीज कवर अप हो जाएगी, स्नेहा बोल रही है सर लॉ की क्लास आज से 6 बजे तक चलेगी, सैटरडे को नहीं चलेगी, टेंशन मत लो, ठीक है जी। और वाईटी पीआरटी कब से होगा? ये पीआरटी क्या होता है भाई इश्तियारुल भाई? वाईटी पर पीआरटी क्या होता है? पीआरटी आरटीपी तो मैंने करा दिया यूट्यूब पर, आरटीपी आपका अवेलेबल है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक भी थी, वो मिस्टेक भी मैंने बताई है कि आईसीआई ने क्या किया है, और 2 दिन के अंदर आपको एमटीपी भी दे दूंगा, मैं एमटीपी भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है दोस्तों, करण भाई सीधी बात करते हैं। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है आपका, इसका लेक्चर नंबर 4 आपके सामने आज पेश किया जा रहा है, और आज की क्लास में दोस्तों यूनिट 3 आपको स्टार्ट की जाएगी। यूनिट 3 में लिखा है ट्रेड नेगोशिएशन। ट्रेड नेगोशिएशन की बात सुनना जरा, एक बार थम्स अप तो कर दो यार, मुझे इशारा तो दे दो कि मैं क्लास स्टार्ट कर दूं या नहीं, ठीक है ओके ठीक है जी, चलो जी। हाँ तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चले बड़े, तो थम्स अप मिल गया, मुझे इशारा मिल गया दोस्तों। ट्रेड में नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन। ट्रेड कौन सा है? ये इंटरनेशनल ट्रेड है जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में होता है। यहां पर ट्रेड में कुछ छूट मिल सकती है। नेगोशिएट करना मतलब मोल भाव कम होना। जी हां, ट्रेड में नेगोशिएशन होती है, और इस ट्रेड नेगोशिएशन में आपको 3 आइटम्स पढ़ने हैं मोटे मोटे तौर पे। इस चैप्टर के अंदर 3 ही चीजें हैं ट्रेड नेगोशिएशन में। एक तो आरटीए, आरटीए की फुल फॉर्म है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। फिर गैट लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, खत्म हो चुका है ये। फिर डब्ल्यूटीओ, ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ पोर्शन इसका बचा हुआ है। ये तो सिर्फ लिखा है, इसके आगे और भी है। इसके आगे इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे G20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज से रिलेटेड कुछ आइटम्स मुझे पढ़ाने हैं, ठीक है, वो पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधा आरटीए से। दोस्तों ये आरटीए क्या होता है राज्य? आरटीए का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज। जब कंट्रीज अपना ग्रुप बना लेती हैं और आपस में ही ट्रेड कर कर एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं आरटीए। इस ग्रुप में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। मैं बोलूंगा आरटीए का मतलब होता है एक फ्रेंडशिप। कंट्रीज फ्रेंडशिप कर रही है अपने आप में, और फ्रेंडशिप करके एक दूसरे को ट्रेड करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है, ये बात बोल रहा हूं आपको मैं, ठीक है ना। तो ठीक है, और इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज का मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड। हाँ, एक दूसरे के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें जो भी बैरियर आ रही हैं, चाहे वो टैरिफ है या नॉन टैरिफ है ना, वो सब धीरे धीरे कम करना बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, जो जो ग्रुप होगा। अब
ये टाइप ऑफ आरटीए आपको पढ़ने हैं, यही मेन है। 8 तरीके के रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, 8 तरीके के राज्य, 8 तरीके के। पहले का नाम यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। एक एक करके बताना स्टार्ट करूंगा मैं आपको, तो ध्यान रखना। देखो जी, नाम से ही पता लगेगा, फिर मैं डिटेल में आपको बताता भी रहूंगा, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे आएंगे तो देखो ये होता क्या है, पहले समझा देता हूं। ये राजी, देखो एक बड़ी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री मान लो यूएसए, ये इंडिया के साथ ट्रेड करती है, बिल्कुल। यूएसए ने क्लियर कट इंडिया को बोल रखा है, क्या बोल रखा है? इंडिया को बोलती है कि इंडिया तू यूएसए के अंदर माल भेज दे, यूएसए इंडिया से इंपोर्ट कराएगा और इंडिया को एनकरेज करेगा कि तू बेच, हमारे यहां माल बेच, तेरे को कुछ सब्सिडी भी दे देंगे हम। इंडिया को बोलता है तेरे को कुछ इंसेंटिव भी ऑफर कर देंगे, और हो सकेगा तो तेरे लिए जो जो बैरियर्स हैं वो हम खत्म कर देंगे धीरे धीरे। तो वैसे ये पूरी दुनिया के अंदर है, जितनी भी अच्छी बढ़िया डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, ये सब क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनको ऑफर करते हैं कि तू हमारे देश में ट्रेड कर ले, हम तुझे कुछ सब्सिडी दे देंगे या तेरे को टैक्स में छूट दे देंगे। तो ये वाला एग्रीमेंट होता है यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अब यूनिलेटरल क्यों लिखा है? यूनिलेटरल का मतलब होता है दोस्तों वन साइडेड, यानी एक तरफा प्यार, सिर्फ वो करती है, मुझे नहीं है। एक तरफा प्यार सिर्फ अमेरिका करता है इंडिया से, वैसे तो पाकिस्तान से भी करता है, सभी कंट्री से ऐसा करता है, ये होता ही है बेसिकली वन साइडेड। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, बाइलेटरल का मतलब होता है टू साइडेड। क्या होता है बाइलेटरल का मतलब? टू साइडेड। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये एक कीवर्ड है जो डब्ल्यूटीओ यूज करता है। जो जो देश जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को यूज कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो किसी एक देश को फायदा पहुंचा रहा है, उससे फायदे की डिमांड नहीं कर रहा। अरे निस्वार्थ प्यार है भाई, ये समझ रहे हो? निस्वार्थ प्यार है मतलब वो तुम्हें फायदा पहुंचा रही है, तुमसे डिमांड नहीं कर रही फायदे की। वो कंट्री 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 भाई कंट्री, समझे? चलो जी, लेकिन इसके अपोजिट सेकंड नंबर का आरटीए अगर देखो तो ये बाइलेटरल एग्रीमेंट होता है। बाइलेटरल का मतलब होता है टू साइडेड, दोनों तरफ से आग लगी है। दोनों तरफ जब आग लगी हो, यानी दो देश हैं जैसे कि चाइना और इंडिया, ये दोनों डेवलपिंग कंट्री है। चाइना को इंडिया ने बोला हम तुम्हें ट्रेड में कुछ छूट देंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ ऐसे रूल सेट कर देंगे जिसमें तुम्हें फायदा होगा। तो चाइना ने भी इंडिया को बोल दिया हम भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसे रूल सेट कर देंगे जिससे तुम्हें भी फायदा होगा। दो कंट्री या दो ग्रुप भी हो सकते हैं भैया, ग्रुप होते हैं ना ग्रुप, दो ग्रुप भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप को बेसिकली बोलते हैं ब्लॉक, ग्रुप को बोलते हैं ब्लॉक। उनके बीच में ऐसा हो सकता है, यानी लाइन लिखी है बायलैटरल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो रूल सेट करते हैं ट्रेड के लिए। किसमें? बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में आपस में एक दूसरे के लिए रूल सेट हो रहे हैं, चाहे वो दो देश हो या दो ग्रुप हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक ग्रुप है और एक अकेला देश है। हाँ हो सकता है भाई, मान लो एक G20 का ग्रुप है और एक इंडिया है, इनके बीच में भी तो हो सकता है, इन सबके लिए हेल्प, इन सबके लिए हेल्प, बिल्कुल हो सकता है। तो दो देशों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में या एक देश एक ग्रुप के बीच में सेटिंग हो जाए कि हम तेरे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो भी एंट्री बैरियर्स हैं उसको धीरे धीरे कम कर देंगे, कुछ रूल सेट कर देंगे। क्या सेट कर देंगे? रूल सेट कर देंगे। ठीक है जी, रूल सेट कर दिए हैं कि भैया हम इस टर्म्स एंड कंडीशन पे तेरे साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है जी, ये दूसरा एग्रीमेंट हो गया। अब जितने भी एग्रीमेंट बताऊंगा वो सारे बायलैटरल होंगे। तब ये एक तरफा प्यार था, ये दो तरफा प्यार है, सारे के सारे दो तरफा प्यार होंगे। यहां पर एक एग्जांपल भी देख लेना इसका। एक ग्रुप है एशियान और इंडिया, एशियान और इंडिया का जो ग्रुप है दो तरफा प्यार है, एक दूसरे को इन्होंने छूट दे रखी है, एक दूसरे के लिए रूल सेट कर रखे हैं। ठीक है जी, अगला आते हैं रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट।
रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या होता है भैया? देखो जी, इसका मतलब होता है तुम पहले एक ग्रुप बनाओ। कुछ कंट्रीज ने अपना ग्रुप बना लिया, मान लो G20 ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर 20 कंट्री आ रही हैं। वैसे तो नाम G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, कभी 19 हो जाती है, कभी 21 हो जाती है, एक निकलती रहती है, बढ़ती रहती है, वो छोड़ दो। मान लो 20 कंट्रीज है, तो एक 20 की 20 कंट्रीज आपस में एक दूसरे को प्रेफरेंस दे रही है कि भैया हम एक दूसरे के लिए ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। पेन का कलर चेंज कर लूं, दिखेगा नहीं शायद आपको ये वाला। रिड्यूस करेंगे ट्रेड बैरियर्स। ध्यान रखना, एक ग्रुप बनाया जाएगा, इसमें ट्रेड बैरियर को रिड्यूस कर रहे हैं, और ये रेसिप्रोकल होती हैं। रेसिप्रोकल का मतलब बायलेटरली होता है, दोनों तरफ आग लगी है, हम तेरे लिए रिड्यूस कर रहे हैं, तू मेरे लिए रिड्यूस कर दे। अब तुम कहोगे सर रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये ऐसा ही तो है बायलेटरल की तरह। भाई डिफरेंस है, डिफरेंस है। पहली बात, बायलेटरल एग्रीमेंट में कहीं लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि हम ट्रेड बैरियर को रिड्यूस ही करेंगे। यहां लिखा है कि एक दूसरे के लिए रूल सेट करेंगे। ध्यान रखना, रूल सेट करेंगे, और वो हर एक सामान के लिए नहीं होगा। शायद हो सकता है कि ये लिमिटेड गुड्स एंड सर्विस के लिए हो। यानी मान लो चाइना और इंडिया आपस में बहुत सारी गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, लेकिन चाइना और इंडिया ने सिर्फ मोबाइल फोन के लिए एग्रीमेंट किया है कि मोबाइल फोन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए रूल सेट कर लेते हैं। तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या कुछ लिमिटेड सर्टेन गुड्स के लिए एग्रीमेंट जब दो देशों ने आपस में कर लिया, तो ये बायलेटरल एग्रीमेंट है। लेकिन जब हर एक चीज के लिए कर लेंगे, ये इंडिया और चाइना हर एक चीज कहेंगे, जो मर्जी सामान हम एक दूसरे को बेचते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, सारी गुड्स के लिए कर लेंगे, तो रूल सेट ना करें, बल्कि सीधा सीधा बोले एक दूसरे के लिए ट्रेड बैरियर रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेड बैरियर्स, टैक्स वगैरह सब रिड्यूस कर रहे हैं। हाँ जी, किसके लिए? ओनली द मेंबर्स। मेंबर्स मतलब एक ग्रुप बनाएंगे, उसके मेंबर्स हैं सिर्फ एक दूसरे के लिए ऐसा कर रहे हैं, किसी आउटसाइडर के लिए ऐसा नहीं कर रहे। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हम रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है जी, इसका एक एग्जांपल है GSTP, फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। कहता है कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने अपना ग्रुप बना लेना है, और WTO उसको बोलता है ऐसे ग्रुप्स को GSTP। WTO ऐसे ग्रुप को GSTP बोलता है। वॉइस इश्यू हो रहा है क्या? वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है? लेट मी चेक। चलो अब बात सही आ गई होगी, बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं हाथ के हाथ आपको रिवीजन देता हुआ चल रहा हूं भाई, ध्यान रखना। देखो जी, वन साइडेड, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करेगी, तो वो यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। जब टू साइडेड होगा तो दो बातें हो सकती हैं। टू साइडेड होगा तो दो बातें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? ये दो कंट्रीज एक दूसरे के लिए रूल सेट कर सकती हैं कि ये रूल सिर्फ हमारे लिए हैं, और वो भी लिमिटेड गुड्स के लिए करेंगे, हर एक चीज के लिए नहीं करेंगे। तो इसको बायलेटरल एग्रीमेंट बोलेंगे। इस बायलेटरल में ही एक रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। वो कहता है दो कंट्रीज या दो ग्रुप के बीच में, ध्यान रखना, ये बायलेटरल वाला तो दो कंट्रीज के बीच में ही होता है, और ये वाला दो कंट्रीज या दो ग्रुप के बीच में भी हो सकता है। ये एक दूसरे के लिए रिड्यूस करेंगे ट्रेड बैरियर्स को, रिड्यूस करेंगे ट्रेड बैरियर्स को। तो तीनों अलग अलग है। ठीक है जी, आगे चलते हैं भैया। और जनरली तुम बोलोगे सर ये रीजनल नाम क्यों लिखा हुआ है? दोस्त, जनरली जो ये ग्रुप्स होते हैं ना, ये आसपास के देशों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप के अंदर भाई साहब एक तरफ इंडिया है और एक तरफ ब्राजील है। ब्राजील बहुत दूर हो गया, इंडिया इधर है, तो ये इंडिया, चाइना, बांग्ला, म्यांमार,
थाईलैंड, ऐसे कंट्रीज के मिक्स होके आसपास के हो जाते हैं ग्रुप बेसिकली। ठीक है, ऐसे ग्रुप बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। अगला ग्रुप बड़ा मस्त है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक दोस्तों ये भी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज ही होता है, जैसे कि पहले वाला था रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यहां पर मान लो कुछ कंट्रीज ने अपना ग्रुप बना लिया ए बी सी, इन सब ने अपने लिए ट्रेड बैरियर रिड्यूस कर दी कि आपस में एक दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर ट्रेड बैरियर को रिड्यूस कर देंगे। लेकिन कसम खाली एक साथ में कंडीशन रखी है कि कोई आउटसाइडर होगा ना, जैसे कि मान लो डी, इसके लिए ये सब सेम टैक्स लगाएंगे। सेम यानी सेम टैक्स यानी कॉमन टैरिफ। क्या लिखा है यहां पर वर्ड? कॉमन टैरिफ। कहता है ट्रेडिंग ब्लॉक एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्री होता है जो एक दूसरे को फ्री ट्रेड अलाउ कर रहा है। फ्री ट्रेड का मतलब होता है, फ्री ट्रेड का मतलब दोस्तों कि सारी की सारी बैरियर्स रिमूव कर दिए इन देशों ने एक दूसरे के लिए। सारी की सारी बैरियर्स रिमूव कर दिए एक दूसरे के लिए। ध्यान रखना, एक दूसरे के लिए सारी बैरियर्स रिमूव करने को बोलते हैं फ्री ट्रेड। कोई भी बैरियर नहीं ले रहे, ठीक है। और बिटवीन देमसेल्व्स मतलब खुद के लिए सारी बैरियर रिमूव कर दी एंड मे अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज। कहता है जो हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं है उनके लिए, उनसे भी तो ट्रेड करते हैं, ये सिर्फ ग्रुप के अंदर ट्रेड करेंगे तो सबके लिए फ्री ट्रेड है। लेकिन आउटसाइडर से ट्रेड करेंगे तो ए अगर इससे 10% चार्ज कर रहा है तो बी भी 10%, सी भी 10%, सब बराबर का टैक्स चार्ज करेंगे आउटसाइडर से। इसका एग्जांपल है अरेबियन लीग और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इफ्टा बोलते हैं, इफ्टा। एग्जांपल बड़े मुश्किल है वैसे भी, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। अब तुम बोलोगे सर रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या था? क्या था भाई साहब? वहां पर एक बात लिखी थी, इधर लिखा था कि हम रिड्यूस करेंगे ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर रिड्यूस करना, ठीक है ना। और यहां लिखा था कि हम खात्मा कर रहे हैं ट्रेड बैरियर का। फ्री ट्रेड का मतलब होता है खात्मा कर दिया ट्रेड बैरियर का, कम नहीं की, जीरो कर दी। मतलब कुछ ना कुछ रेट तो चार्ज करेंगे, टैक्स वगैरह जीरो किया भाई, सामान के लिए तो पैसा तो लेंगे। 5वें नंबर का एग्रीमेंट आ गया फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया। ये भी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है, एलिमिनेट करता है ऑल टैरिफ एंड कोटा बैरियर। एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, इसका एग्जांपल नाफ्टा दिया हुआ है। ये जितने नाफ्टा के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं ये आपस में ट्रेड करती हैं और एक दूसरे के लिए बैरियर रिमूव कर देती हैं। तुम बोलोगे सर ये ऐसा सा लग रहा है। हाँ ऐसा सा लग रहा है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखो, मान लो ए बी सी, इन सभी कंट्री ने एक नाफ्टा की तरह ग्रुप बनाया, एक दूसरे के लिए इन्होंने बैरियर्स रिमूव कर दी। लेकिन जो बाहर की कंट्री है ना, इससे ये अलग अलग टैक्स चार्ज करते हैं। मान लो बी कर रहा है 10%, सी कर रहा है 5% और ए कर रहा है 4%। सबका अलग अलग है। एक ग्रुप ऑफ कंट्री आपस में एक दूसरे के लिए बैरियर्स रिमूव कर दे, बाहर से सेम टैक्स चार्ज करे तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। अगर एक ग्रुप ऑफ कंट्री बाहर से अलग अलग टैक्स चार्ज करे आउटसाइड मेंबर से तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। दोनों में डिफरेंस है भाई, दोनों में डिफरेंस है। एक बार भेजे में घुसा लो, 5 पॉइंट हो चुके हैं, भेजे में घुसा लो जरा। चलो जी 6 पे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड कस्टम यूनियन। हाँ जी, कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगेगा जैसा ट्रेडिंग ब्लॉक हो। कस्टम यूनियन कैसा लगेगा? जैसा कि ट्रेडिंग ब्लॉक है। देखा, कस्टम यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स ऑन ट्रेड। ध्यान रखना, दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स ऑन ट्रेड लिखा है, और मेंटेन करेगा एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ विद कंट्रीज आउटसाइड द यूनियन। मतलब जो कंट्रीज ग्रुप के खिलाफ है उसके लिए ये एक कॉमन टैरिफ चार्ज करेगा और एक दूसरे के लिए ये सारे टैरिफ रिमूव कर देगा, सारे टैरिफ रिमूव कर देगा। दोस्तों देखना मेरी बात,
अब आप ध्यान रखोगे, यहां सिर्फ टैरिफ की बात की गई है। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और वो बोलते हैं कस्टम यूनियन और ट्रेडिंग ब्लॉक सेम सेम सी बात है, सेम सेम लग रहा है। इसका एग्जांपल यूरोपियन यूनियन है। दोनों डिफरेंट है, मैं बताऊंगा। तभी तो डिफरेंट है, तभी तो डिफरेंट लिखे हुए हैं। देखो, ट्रेडिंग ब्लॉक की बात करता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ट्रेडिंग ब्लॉक ये कहता है कुछ कंट्रीज ने ग्रुप बनाया एक दूसरे के लिए, और ये बाहर के बंदे से सबके सब, जितनी भी कंट्रीज है सबके सब एक 5% का टैरिफ चार्ज कर रही हैं। ये तो ट्रेडिंग ब्लॉक है। यही बात लिखी है कस्टम यूनियन के लिए। कस्टम यूनियन के लिए ये कहता है कि कुछ कंट्री ने, मान लो एबीसी ने ग्रुप बनाया आपस में, और ये आउटसाइड द ग्रुप वाले हैं ना, सबके लिए सेम टैरिफ चार्ज कर रही हैं। बच्चों को यहां डिफरेंस समझ में नहीं आता, कहते हैं सर बिल्कुल सेम हो गए, कंफ्यूजन हो रही है। ट्रेडिंग ब्लॉक भी यही है और कस्टम यूनियन भी वही है। भाई मेरी बात समझना जरा, कस्टम यूनियन में वर्ड लिखा है एलिमिनेट ऑल टैरिफ। यहां टैरिफ खत्म कर दिए हैं इन ग्रुप्स ने एक दूसरे के लिए, ठीक है। और यहां लिखा है इन सभी में हो गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टैरिफ तो रिमूव होते हैं, साथ में कोटा भी घटता है। भाई साहब, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर कुछ बैरियर्स होती हैं, उसमें टैरिफ भी होती है, एक कोटा भी होता है। कोटा कोटा लगा देंगे, है ना। तो यहां कोटा भी तो गया, यहां पर ओनली टैरिफ, यहां कोटा भी गया, समझे। तो ट्रेडिंग ब्लॉक अलग चीज, कस्टम यूनियन अलग चीज, ठीक है। जरा सा ही डिफरेंस है। और सिर्फ टैरिफ हटाना, सिर्फ टैरिफ हटाना यह बोलता है कि वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ की कंडीशन के खिलाफ है। तो इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है, जब जब पेपर में आएगा कि कौन सा ग्रुप है जो वायलेट करता है एमएफएन को, एमएफएन मतलब मोस्ट फेवर नेशंस, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स को एमएफएन बोला जाता है, तो इसको कस्टम यूनियन वायलेट करता है। अब यहां पर एक कीवर्ड भी आपको दिखा देता हूं, एलिमिनेट ऑल टैरिफ यहां लिखा है, ध्यान रखना इस बात को, एलिमिनेट ऑल टैरिफ। और जब मैं बात करूंगा ट्रेडिंग ब्लॉक की, तो यहां एलिमिनेट ऑल टैरिफ नहीं लिखा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिखा है, समझे। बस इतना सा डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, ओके। अब तुम बोलोगे सर चलो इनके बीच में लप्पू सा डिफरेंस है, हम कंफ्यूज है फ्री ट्रेड एरिया को लेकर, तो वो भी क्लियर कर देता हूं। फ्री ट्रेड एरिया, एफटीए मैंने शॉर्ट में बोला, हाँ जी। ये ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्री है जो एक दूसरे के साथ तो ट्रेड को, बैरियर्स को रिमूव करेगा, कम करेगा, एलिमिनेट करेगा, लेकिन जो आउटसाइडर है डी, इससे सब लोग अलग अलग टैक्स चार्ज करेंगे, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ नहीं होगा। यहां पर कॉमन है, ये 5% कर ले, ये 6% कर ले, ये 7% कर ले, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एफटीए अलग है, एक ग्रुप ऑफ कंट्री जो आपस में खेल रहे हैं, बाहर वालों के लिए अलग खेल है, ओके। फिर आता है कस्टम यूनियन, एक ग्रुप ऑफ कंट्री जो आपस में खेल रहे हैं, बाहर वालों के लिए सेम खेल है, लेकिन आपस में खेलने का एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना रखा है, ठीक है जी, ओके जी। और फिर आते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक पे, ये भी एक ग्रुप ऑफ कंट्री है जो आपस में खेल रहे हैं, बाहर वालों के लिए अलग रूल है, लेकिन यहां पर फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ टैरिफ खत्म किए हैं, सिर्फ टैरिफ खत्म किए हैं, कोटा की बात ही नहीं की, सिर्फ टैरिफ खत्म किए कस्टम यूनियन ने, कोटा की बात ही नहीं की। बोलो सॉर्टेड है या नहीं है, यस और नो, जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं है, जल्दी बता दो मेरे दोस्तों, क्लियर है या नहीं है। देवांश अब तो क्लियर हो गया होगा। ओके रिपोर्ट है विपुल। हम्म, ठीक है जी।
अब देखो दोस्तों, सारी बातें कस्टम यूनियन की करेंगे। मैं बताता हूं। कंट्री ए, बी और सी तीनों ने मिलकर कस्टम यूनियन बनाई और आपस में ट्रेड कर रहे हैं गुड्स का और सर्विस का। किसका ट्रेड करते हैं? गुड्स का और सर्विस का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हो सकते हैं, पेटेंट राइट का भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यार यहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लेबर, लेबर के साथ संकट है। ये गुड्स तो यहां पर फ्रीली मूव कर रही हैं भाई। ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी बी को, बी ए को, कोई किसी को भी बेचो, एक दूसरे पे टैक्स नहीं लगा रहे, ये एक दूसरे पे टैरिफ नहीं लगा रहे। ये बात तो ठीक है, ये ग्रुप, ये दोस्ती तुम समझ गए। बैरियर्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, दीक्षा, जैसे कि टैक्स, टैरिफ बोलते हैं उसको यहां पर है। ये बात तो तुम समझ गए कि एक दूसरे पे टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन इनकी लेबर को एक प्रॉब्लम है। ध्यान रखना, अगर इन देशों में, ए कंट्री में कोई बंदा पैसा कमा रहा है, ठीक है, और वो फिर बी कंट्री में जाकर भी पैसा कमा रहा है, तो उस बंदे के बारे में सोचते हैं। ए बंदे ने ए कंट्री और बी कंट्री दोनों से पैसा कमाया, एक लेबर है जिसने दोनों देशों से पैसा कमा लिया। अब इस लेबर की इनकम पे टैक्स ए भी लगा रहा है और बी भी लगा रहा है, दोनों देश टैक्स लगा देते हैं। तो जितनी भी तुम यूनियन बना लो, लेबर जैसे फैक्टर की मोबिलिटी पे प्रॉब्लम रहती रहती है। एक बंदा जब अर्निंग करने कहीं और चला जाता है, तो हो सकता है कि हमारा देश भी उसकी इनकम पे टैक्स लगाए, और जहां वो अर्न कर रहा है वहां पर भी उस पर टैक्स लग जाए। ऐसा हो सकता है, बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है लेबर के साथ। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए कस्टम यूनियन से बड़ी एक नई मार्केट बनाई है, जिसे बोलते हैं कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट भी एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विस का ट्रेड तो करते ही करते हैं, साथ में जो फैक्टर ऑफ इनपुट्स हैं उसकी मोबिलिटी पे भी कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। मतलब लेबर भी अर्निंग करो, ऐसा कुछ नहीं है, इधर से उधर जाओ, कोई टैक्स नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जांपल, ये लो जी कॉमन में बताऊं, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका यूरोपियन यूनियन है। यहां पर बंदा अभी आज इंग्लैंड में, कल वेल्स में पहुंच गया, फिर आयरलैंड पहुंच गया, पोलैंड पहुंच गया, रेल से ही, ट्रेन से ही इधर उधर घूमते रहते बंदे, पता ही नहीं लगता कब कौन से देश में, कब कौन से देश में चला गया। समझ रहे हो? जर्मनी से ट्रैवल करके तुम लग्जमबर्ग जा सकते हो, दूसरी कंट्री जा सकते हो। तो ट्रेन में ट्रैवल करके एक दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। यहां पर इन्होंने रूल ही खत्म कर रखा है कि ये पता करेंगे कि तू कौन से देश से आया है, फिर तेरी अर्निंग वहां कितनी थी, अर्निंग यहां कितनी है, तू यहां भी टैक्स दे, तू वहां भी टैक्स दे, झंझट खत्म कर रखे हैं। बिल्कुल बाउंड्री से बाउंड्री सटी हुई है। जैसा थोड़ा सा आइडिया दूं, इंडिया और नेपाल के बीच में भी काफी हद तक ऐसा है, लेकिन वो लीगल नहीं है। नेपाली लोग इंडिया में आते हैं, इंडियन लोग नेपाल चले जाते हैं बिना बताए। क्यों? कोई बॉर्डर वॉर्डर कुछ खास नहीं है, सड़क से चल के चले जाओ नेपाल, ये रहा। ठीक है, ऐसा है। एशियन भी इसका एग्जांपल है। तो कॉमन मार्केट क्या है? ये थोड़ी डीप हो जाती है, कस्टम यूनियन से थोड़ी गहरी हो जाती है ना। कस्टम यूनियन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहरा कर दो, क्योंकि कस्टम यूनियन में क्या बोल रखा है, जो आउटपुट है, जो गुड्स है, उसका तो फ्री फ्लो हो जाएगा, विदाउट टैक्स फ्लो हो जाएगा, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी कर दो तो उसको कॉमन मार्केट बोलेंगे। जैसे कि लेबर का मैंने एग्जांपल दिया, लेबर कैपिटल, तुम कुछ और दूसरा अदर प्रोडक्टिव रिसोर्स भी ले लो। हाँ, यहां पर एक दूसरे के लिए बैरियर्स को रिड्यूस कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। ये ग्रुप्स एक दूसरे के लिए, मेंबर्स के लिए तो बैरियर खत्म कर देते हैं, ठीक है, और जो एक्सटर्नल टैरिफ है वो कॉमन रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन मार्केट। एग्जाम के लिए अभी जितने भी कराए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इसके अंदर एक असलियत ऐड हुई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। अगर इसमें मैं एक चीज ऐड और कर दूं, मैं बोलूं कि कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप बनाओ, एक ऐसा ग्रुप बनाओ
जिसमें सभी देशों की करेंसी भी सेम हो जाए। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं था किसी ने। अरे सभी देशों की करेंसी भी सेम हो जाए, तो ऐसा ग्रुप बनाओ, तो करेंसी की झंझट भी खत्म। मेरे को लगता है ऐसा पूरी दुनिया में सेम करेंसी हो जानी चाहिए, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन में सब में यूरो नाम की करेंसी है, हर जगह सेम कर दी है। तो कॉमन मार्केट में एक फीचर और ऐड कर दो कि सबकी करेंसी भी सेम हो जाए, तो एक नई ग्रुपिंग आती है जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन या इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बोल दो। ये एक ऐसी यूनियन होती है जहां पर जो मेंबर होते हैं इस ग्रुप के, वो शेयर करते हैं कॉमन करेंसी। हालांकि इन सभी कंट्री की अपनी अपनी करेंसी भी होती है, लेकिन ओवरऑल पूरे ग्रुप की एक करेंसी अलग से होती है। एग्जांपल यूरो है, उसका लिखा हुआ है यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट अ सिंगल करेंसी। ठीक है, तो कॉमन करेंसी इसके लिए हाईलाइटेड वर्ड है, बस इतना ध्यान रखना। तो यहां पर जो एक दूसरे की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस होती है। कन्वर्जेंस मतलब मिलती है एक दूसरे से, ये देश एक दूसरे की पॉलिसीज को मिलाते हैं। तो आपको वर्ड ध्यान रखने हैं दोस्त। अगर कॉमन करेंसी आ जाए, मॉनेटरी यूनियन, मैं स्टार मार देता हूं वर्ड पे, जो जो आपको ध्यान रखना है। ये लो जी, इस पे स्टार मार दिया, आप देख लेना। इसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे स्टार है, ये वाला वर्ड आ जाएगा तो कॉमन मार्केट के लिए। और अगर तुम बोलोगे सर कस्टम यूनियन के लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो राज्य कस्टम यूनियन के लिए आ सकता है वायलेटिंग एमएफएन, और दूसरा आ सकता है एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स जहां पर होते हैं। ठीक है जी। और फ्री ट्रेड एरिया के लिए यहां पर ध्यान रखना, फ्री ट्रेड एरिया में वर्ड है कि यहां पर लाइन ही लिखी है कि यहां पर मेंबर जो कंट्री के होते हैं वो अपने पास एक पावर को रिटेन कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है कि जो टैरिफ चार्ज करेंगे नॉन मेंबर से, जो मर्जी टैरिफ चार्ज कर ले नॉन मेंबर कंट्री से। इसके लिए ये वाला वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे। और ट्रेडिंग ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आया तो एग्जांपल बोल सकता है, पूछेगा कौन सा है, यहां पर फ्री ट्रेड वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है जी। रीजनल प्रेफरेंशियल के लिए आएगा तो एग्जांपल भी आ सकता है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा रेसिप्रोकल वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, और रिड्यूस द ट्रेड ऑफ बैरियर भी साथ में लिखा होगा, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहां पर। रिड्यूस द ट्रेड ऑफ बैरियर, जब बायलेटरल वाला आएगा तो यहां सेट रूल्स वाला मिलेगा आपको। ठीक है, सेट रूल्स, रूल सेट करते हैं, वहां बैरियर रिड्यूस करते हैं। और यूनिलेटरल को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, किसी दूसरे कंट्री को एनकरेज करने के लिए ऐसा होता है। पेपर में पूछ सकता है जीएसपी किसका एग्जांपल है, यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का एग्जांपल है, दैट्स इट। तो भाई साहब ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट थे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही ऑब्वियसली। ठीक है जी। इसके बाद वर्ल्ड बैंक और गैट के बारे में पढ़ना होता है, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब मुद्दे की बात बताता हूं, कुछ एडिशनल चीजें। देखो दोस्तों, आपको पता है वर्ल्ड बैंक कह रहा हूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गैट के बारे में पिछली क्लास में बता चुका था। हाँ, उसके नोट्स मैंने इसमें अटैच कर दूंगा, आप तक पहुंच जाएंगे जब आप डाउनलोड करोगे। तो मुद्दे की बात सुनो। आपको पता है डब्ल्यूटीओ अपने आप में पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 95% इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल करता है। डब्ल्यूटीओ अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 95% वर्ल्ड ट्रेड। कितने मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ के, आपको पता है? डब्ल्यूटीओ के 164 मेंबर्स हैं, दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज हैं। ये सभी मेंबर्स जो आपस में ट्रेड करते हैं वो पूरी दुनिया का 95% ट्रेड है, यानी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड करने के लिए। इस 164 में से आउट ऑफ 164 117 कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। इस फैक्ट को भी याद रखना, 164 में से 117 डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन ये बुकिश नॉलेज है, 164 नहीं, अब तो ज्यादा मेंबर हो रखे हैं। ठीक है, लेकिन बुकिश नॉलेज है भाई, बुक के हिसाब से आपको यही करना है। अब एक पढ़ने वाली बात है, यहां पर दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स। इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये कुछ उसूल है, डब्ल्यूटीओ ने उसूल बनाए हैं कि भैया हम हर एक कंट्री को गाइड करते हैं कि आप ट्रेड करना तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के करना। क्या बोलता है वो अमिताभ बच्चन मोहब्बतें मूवी में,
अनुशासन, प्रतिष्ठा, अनुपालन, क्या क्या बोलता है, राइट। तो ऐसा ही है, मतलब कहता है इन प्रिंसिपल्स को प्लीज ध्यान रख लेना। तो पहला प्रिंसिपल के लिए हेडलाइन दे रखी है इसने कि ट्रेड करेंगे विदाउट भेदभाव, एक कभी दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट मत करना, और उसके लिए ध्यान रखना हर एक कंट्री को एमएफएन बोलना। जो डब्ल्यूटीओ का मेंबर है उसको बोलेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या बोलेंगे? मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो यहां पर डब्ल्यूटीओ ने बोला कि यह प्रिंसिपल बोलता है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर प्रोवाइड करेंगे, एक दूसरे को अदर कंट्रीज जरूर कुछ ना कुछ एडवांटेज इसके अंदर प्रोवाइड कर रही है अंडर डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। अगर एक कंट्री ट्रेड बैरियर्स को कम कर देती है दूसरी कंट्री के लिए, तो उसको सबके लिए करनी पड़ेगी, वो ऐसा बोलते हैं। लिखा है अंडर द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट इफ अ कंट्री लोअर्स ट्रेड बैरियर और ओपन अप अ मार्केट फॉर वन कंट्री, अगर एक कंट्री किसी दूसरे देश के लिए ट्रेड बैरियर को खत्म कर देती है या उसके लिए मार्केट को ओपन कर देती है, तो इट हैज टू डू फॉर द सेम फॉर ऑल अदर डब्ल्यूटीओ मेंबर। इसको दूसरों के लिए भी ऐसा करना ही पड़ेगा, ये रूल सेट किया हुआ है। तो सबको ही मजे आएंगे, एक को आएंगे तो, और ये सब कुछ इमीडिएटली होगा। इट विल बी इमीडिएटली एंड अनकंडीशनली, इसके ऊपर कोई कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये एमएफएन है, मतलब सभी देशों को तुम ऐसे समझो। अगला है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है जैसा तुम अपने देश में ट्रीटमेंट देते हो अपने सामान को, वैसा ही विदेश वाले सामान को ट्रीट करो। जैसे कि आजकल चाइनीज, देखो चाइनीज मांझा, पतंग उड़ाने का टाइम आ रहा है, चाइनीज मांझा होता है, तो लोग, कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे चाइनीज मांझा चाहिए, पतंग उड़ाऊंगा। सरकार और पब्लिक और मम्मी पापा बोलते हैं चाइनीज मांझा सबसे खराब है खराब। कभी कभी हम चाइनीज चीजों की बेइज्जती करने लग जाते हैं, तो डब्ल्यूटीओ करता है कि एक दूसरे देश के सामान की बेइज्जती मत करो, बोलता है ये। तो कहता है इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है कि नेशनल ट्रीटमेंट दो, यानी अ कंट्री शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए अपने और फॉरेन प्रोडक्ट के बीच में। जैसी ट्रीटमेंट हम अपने प्रोडक्ट को देते हैं, वैसी ट्रीटमेंट हमें फॉरेन को देनी है, फॉरेनर को देनी है। तो फॉरेन प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट को सेम ट्रीटमेंट दो, इज्जत की बात करो, इक्वालिटी की बात करो। मॉड्यूल के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, मॉड्यूल ने गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये दो दिए हैं और आगे एमए कुछ भी हेडिंग लिख के एक्सप्लेन करने लग गया, लेकिन दो नहीं भाई, वो आगे जो हेडिंग लिखी है मॉड्यूल के अंदर वो भी गाइडिंग प्रिंसिपल है। जैसे कि तीसरे नंबर पे लिखा है फ्री ट्रेड। डब्ल्यूटीओ बोलता है कि हम धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, डब्ल्यूटीओ बोलता है स्लोली सभी कंट्रीज एक इतनी पक्की दोस्त बन जाएंगी कि वो धीरे धीरे नेगोशिएशन के थ्रू फ्री ट्रेड पे आ जाएंगी। कहता है सभी देश धीरे धीरे इतने दोस्त, पक्के दोस्त बन जाएंगे कि धीरे धीरे वो सब फ्री ट्रेड करने लग जाएंगे। तो डब्ल्यूटीओ चाहता भी है कि फ्री ट्रेड हो। क्या चाहता है? फ्री ट्रेड हो। तो लोअरिंग ट्रेड बैरियर इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस मींस ऑफ एनकरेजिंग ट्रेड। कहता है ट्रेड को एनकरेज करने का सबसे बड़ा हथियार, मीन यही है कि ट्रेड बैरियर को सबसे धीरे धीरे कम करते रहो, चाहे वो इंपोर्ट के बैन हो या कोटा हो, धीरे धीरे उनको हटाना शुरू करो। तो जो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट होते हैं वो कंट्रीज को अलाउ करते हैं कि भाई साहब ये चेंजेस ग्रेजुअली तुम लेकर आओ, धीरे धीरे बैरियर्स को रिमूव करो, और इसको इसने वर्ड दिया है प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। डब्ल्यूटीओ ने खुद बोला है दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। हम धीरे धीरे बिजनेस को लिबरलाइज कर रहे हैं सबके लिए, प्रोग्रेसिव है ये, ठीक है जी, ये लाइन ध्यान रखना। अगला प्रिंसिपल है जो चौथे नंबर का काउंट करेंगे, मॉड्यूल में ऐसा लिखा नहीं है, दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्टेबिलिटी। क्या बोला? प्रेडिक्टेबिलिटी। ये मस्त प्रिंसिपल है, इसको समझाने से पहले मैं पापड़ खाऊंगा। कोई बच्चा इस प्रिंसिपल को समझने के बाद इमोशनल ना हो जाए, चंदू भाई मॉड्यूल में कहा दिखा देता हूं भाई, सबूत देता हूं, तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। वो बोली मैं तुझसे प्यार करती हूं, तुझसे शादी भी करूंगी। मैं सोच रहा हूं जो वो बोली वो करके दिखाएगी, अपन टेंशन फ्री हो गए, लेकिन फिर वो छोड़ के चली गई। तो वो प्रेडिक्टेबल नहीं थी। प्रेडिक्टेबल होने का मतलब है जैसा प्रॉमिस किया है, जैसा बाउंड किया है वैसा ही करना।
तो WTO यही बोलता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है सभी कंट्रीज वैसा ही करेंगी, प्रेडिक्टेबल होना पड़ेगा सभी को। तो प्रॉमिस वाली बात है, कहता है समटाइम्स प्रोमिसिंग नॉट टू रेज अ ट्रेड बैरियर, कभी कभी प्रॉमिस कर देते हैं एक देश कि मैं तेरे लिए ट्रेड बैरियर रिड्यूस, मतलब बढ़ाऊंगा नहीं, ट्रेड बैरियर को तेरे लिए बढ़ाऊंगा नहीं, तेरे ऊपर टैक्स वगैरह नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। और कभी कभी बोल देता है कि कम भी नहीं करूंगा, मतलब जो मन कर रहा है वो प्रॉमिस कर देता है। तो सामने वाली पार्टी को, सामने वाली कंट्री को एक क्लियर व्यू नजर आता है कि हाँ भाई वो शादी करी, सॉरी वो ट्रेड कर ही लेगी, राइट। तो यहां पर सामने वाली कंट्री को स्टेबिलिटी है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी है कि भाई साहब इस कंट्री के साथ ट्रेड करूंगा तो इतनी बैरियर लगेगी ही लगेगी जो भी है। तो इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर लगता है कि सामने वाली कंट्री में मुझे छूट मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, लेकिन एकदम से सामने वाली कंट्री धोखा देके टैक्स रेट बढ़ा दे तो मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या, एनकरेज नहीं होगी, जॉब्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, प्रॉमिस के हिसाब से होना चाहिए। तो बोलता है भाई साहब प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए थ्रू बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब प्रॉमिस करके ट्रांसपेरेंट रहो, जैसे हो वैसे दिखाओ, आप जैसे हो वैसे ही दिखाओ, ऐसे मत बनो कि सोच कुछ और रहे हो और प्रॉमिस कुछ और कर रहे हो, ना 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 ना, ऐसा नहीं बनना, सोचना कुछ प्रॉमिस और कुछ। ये WTO बोलता है कि जैसे हो वैसे दिखाओ। WTO बोलता है प्रमोट करेंगे हम फेयर कंपटीशन, यानी ये कहने का मतलब कि भाई देखो USA से हमारे देश में माल आ रहा है इंडिया में, तो इंडिया ने अलाउ किया हुआ है, इंडिया बोल रही है USA का सामान सिर्फ कश्मीर में बिकेगा, कहां बिकेगा, कश्मीर में। और इंडिया का जो सामान है, ये हरे वाला सामान इंडिया का, ये पूरे इंडिया में बिकेगा, बाहर का सामान सिर्फ कश्मीर में बिकेगा। हमने इसके साथ भेदभाव कर दिया, हम इसको फेयर कंपटीशन का मौका दे ही नहीं रहे। तो भाई ऐसा मत करो, अगर तुम किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो उसको पूरा फेयर मौका दो, उसके लिए मार्केट ओपन कर रहे हो तो बिल्कुल फेयर करो, कंपटीशन को डिस्टॉर्ट मत करो। तो ये बोलता है मोर एक्यूरेटली इस बात को ऐसे बोलेंगे, इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल प्रोमोटिंग फेयर कंपटीशन, का मतलब ऐसे रूल्स डेडिकेटेड हैं जो ओपन, फेयर और अनडिस्टॉर्टेड कंपटीशन में, ओपन होगा कंपटीशन, फेयर ईमानदारी से होगा और किसी को तुम बर्बाद नहीं करोगे, खराब नहीं करोगे, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। वैसे तो WTO जाना जाता है कि भाई साहब WTO इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज अ फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूशन। WTO कहता है हम फ्री ट्रेड करवाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट दैट इज नॉट एंटायरली एक्यूरेट। ऐसा भी हो सकता है कि भैया आप दूसरे देश से जो सामान बना रहे हो उस पर तो बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हो, ये भी भेदभाव हो गया, और अपना सामान जानबूझकर सस्ता बेच रहे हो, ये भी तो फेयर कंपटीशन नहीं है। तो ऐसे मत करो, तुम फेयर कंपटीशन, पूरा पूरा कंपटीशन दो। अगला बोलता है लास्ट प्रिंसिपल है, कौन सा था पिछले वाला भाई, पांचवा, ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा और ये वाला छठा। छठा है एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। WTO बोलता है जो मजबूत कंट्री है, अमेरिका, जर्मनी, जापान की तरह, वो डेवलपिंग कंट्रीज को हमेशा कुछ ना कुछ कंसेशन देती रहे, है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो कहता है पूरे वर्ल्ड को डेवलप करना है तो WTO सिस्टम कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग कंट्रीज नीड फ्लेक्सिबिलिटी इन द टाइम दे टेक इंप्लीमेंट द सिस्टम्स एग्रीमेंट। कहता है डेवलप्ड कंट्रीज को तो ठीक है, डेवलपिंग कंट्री को कुछ समय चाहिए कि वो डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से ट्रेड कर पाए, तो इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज को कुछ छूट देनी चाहिए डेवलपिंग कंट्री को, तो यहां कुछ प्रोविजन बनाने चाहिए, यहां पर कोई स्पेशल असिस्टेंस देनी चाहिए, कोई ट्रेड कंसेशन देनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, बस इतना ध्यान रखना है। अरे मैं अरविंद जी बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स के PYQ के PD, अरे मैं करवाऊंगा सोल्व, आपको वो नोट्स ही प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन, सिर्फ आंसर बताने से कुछ नहीं होता, सॉल्व भी तो कराने पड़ते हैं भाई, समझे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। WTO ने कुछ एग्रीमेंट किए हुए हैं,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एग्रीमेंट्स हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड उसने एमसीक्यू में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लेकिन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फालतू के अंदर तुम ये याद करोगे, एक बार रीड कर लेना बस। तो ये कुछ ओवरव्यू डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स हैं, आप इसमें नाम ध्यान रख सकते हो कि कौन सा एग्रीमेंट है, कौन सा किस चीज के लिए। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एम्स एट स्ट्रेंथनिंग गैट प्रिंसिपल्स एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्रीमेंट हुआ वो सबसे पहले ये वाला है। दूसरा, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एसपीएस मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, याद है ना एसपीएस, ठीक है ना। एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, कपड़ों से रिलेटेड, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, टीबीटी का। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड मेजर्स, ट्रिम्स, याद रख लेना। एंटी डंपिंग का एग्रीमेंट करवा लेते हैं, कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट करवा लेते हैं। ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो डब्ल्यूटीओ कंट्रीज के बीच में करवाते हैं। एग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, शिपमेंट से पहले का इंस्पेक्शन होगा, उसका भी एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन, ऐसा ना हो कि चाइना हमें पाकिस्तान का माल बेच दे, तो ओरिजिन भी देखेंगे। एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर, इंपोर्ट का लाइसेंस कैसे लेना है उसका भी एग्रीमेंट यहां पर होता है। एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, सब्सिडीज और सब्सिडीज को काउंटर करने के जो मेजर्स हैं उस पे भी। सेफ गार्ड मेजर्स हैं। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विस, गैट्स के हैं। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, उन चीजों के हैं। फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म भी है, टीपीआरएम। फिर प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं। यहां पर आपको एक वर्ड समझना जरूरी है बस, ये प्लूरिलेटरल होता क्या है, इतना ही। एग्रीमेंट के नाम ही ध्यान रखना है, इसके डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना है। चलो जी, देखो एक होता है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल का मतलब बच्चे बेसिकली ये समझते हैं कि दो से ज्यादा को बोलते हैं मल्टीलेटरल, सच में यही होता है, सच में यही होता है। लेकिन डब्ल्यूटीओ जब बोलता है मल्टीलेटरल ट्रेड, तो इसका मतलब होता है, मल्टीलेटरल का मतलब होता है ऑल मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। अगर कोई मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है तो डब्ल्यूटीओ के सभी मेंबर्स के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लूरिलेटरल है, प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है, तो ये डब्ल्यूटीओ सभी मेंबर्स के बीच में नहीं करवाएगा, कुछ मेंबर्स के बीच में कराएगा, फ्यू मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, नॉट ऑल मेंबर्स। तो कुछ ही मेंबर्स के बीच में स्पेशल एग्रीमेंट होता है। कई बार अमेरिका और मैक्सिको, इंडिया और पाकिस्तान, डब्ल्यूटीओ करा देता है कि आपस की भसड़ खत्म करो, तुम्हारा स्पेशल एग्रीमेंट करा देते हैं, ऐसे करवा देता है, तो इसको प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट बोलते हैं। दोस्तों डब्ल्यूटीओ की जब स्टैब्लिशमेंट हुई, आपको पता है कि एक उरुग्वे राउंड हुआ था। उरुग्वे में मीटिंग चली 1986 से 1993। उसके बाद सभी कंट्रीज ने 94 में सिग्नेचर किए और कसम खाई कि डब्ल्यूटीओ बनाएंगे, और 1 जुलाई 1995 को डब्ल्यूटीओ स्टैब्लिश भी हो गया। यही हुआ था। अब डब्ल्यूटीओ की मीटिंग्स लगातार होती रहती हैं, तो इससे अगली मीटिंग, भाई 8 राउंड तो हो गए थे यहां पर, 9th मीटिंग जो हुई थी वो दोहा में हुई। कहां हुई? दोहा में। दोहा कतर में है, कतर एक देश है, वहां पर दोहा है। दोहा में 9वीं मीटिंग लगी, 9वां राउंड लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से काउंट कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 9वां राउंड है। और ऑफिशियली लॉन्च द डब्ल्यूटीओ 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन दोहा कतर इन नवंबर 2001। दोहा में 2001 में मीटिंग हुई, 9वां राउंड था। यहां पर 4थे नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन्होंने लॉन्च की अपनी। भाई मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या होती है? क्या होती है मिनिस्ट्रियल? जो कॉम्पोजिशन ऑफ डब्ल्यूटीओ है उसके अंदर एक लेवल होता है कि ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये सारे डिसीजंस लेंगे। तो वो 4थे नंबर की मीटिंग करी है, 4थे नंबर की अपना ग्रुप इन्होंने बनाया है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाता रहता है आरबीआई बार बार, ऐसे ही करता रहता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस की गई हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू के आने के चांस है। कहता है जब दोहा में मीटिंग हुई तो 20 मुद्दे थे। कितने? 20 एरिया ऑफ ट्रेड थे जहां पर नेगोशिएशन हुई। 20 एरिया ऑफ ट्रेड पे नेगोशिएशन हुई, बहस हुई। लेकिन एक एरिया ऐसा था जो आज भी डिस्प्यूटेड है,
तो वो मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या था? ये था एग्रीकल्चरल ट्रेड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जो भी मैंने इतनी भसड़ कराई है उसमें पेपर में आ जाएगा। आज भी सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सा है? तो तुम बोलोगे क्या? क्या? एग्रीकल्चरल ट्रेड। समझे? इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी है। ओके रिपोर्ट है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ एमसीक्यूज यहां पर कर लें G20 पे पहुंचने से पहले। लो जी, पहले नंबर का नेशनल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है भाई साहब, गाइडिंग प्रिंसिपल है। डब्ल्यूटीओ के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है। एक एमएफएन, हर एक देश को एमएफएन कहा जाएगा, बराबर की ट्रीटमेंट दी जाएगी। दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट, बाहर वाली को अपने वाली जैसा समझो। क्या बोल रहा है? नेशनल ट्रीटमेंट क्या बोल रहा है? बाहर वाली को अपने वाली जैसा समझो। अबे मतलब बाहर वाली गुड्स को अपने देश वाली गुड्स के जैसा समझो, समझे? ये बोलता है। तो इसके लिए पोल चालू कर रहा हूं, देखो तुम्हें कौन सी लाइन सूटेबल लग रही है। यहां पर क्या पढ़ाते पढ़ाते कहां चले जाते हैं, जल्दी बताओ। तो ये प्रिंसिपल बोलता है जो फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन गुड्स यानी इंपोर्टेड गुड्स, उसको अपनी लोकल के जैसा समझो। लोकल मतलब डोमेस्टिक, उसके जैसा समझो। उसको वर्ष मत समझो। फॉरेन गुड्स को, फॉरनर को बेकार मत समझो, लोकल के जैसा समझो। समझे? तुम समझे नहीं समझे पहले बस ये देखो। देव गुप्ता ने सबसे जल्दी आंसर दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बोल दिया एमएफएन प्रिंसिपल की एसेंस क्या है, मतलब एमएफएन प्रिंसिपल की यहां पर जरूरत क्या है। तो यहां पर बोल चालू है आपका। कहता है एमएफएन प्रिंसिपल बोलता है कि ऑल मेंबर कंट्रीज को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। जी हां बोलता है, कोई भी ट्रेड रिलेटेड मैटर हो उसके अंदर इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। एक के लिए कर रहे हैं वो सबके लिए करना पड़ेगा। ओके, सभी को बोलेंगे यू नीड टू फेवर ऑल। एक को फेवर कर रहे हो सबको फेवर करना पड़ेगा। यस बिल्कुल, ये भी लाइन सही है। एवरी डब्ल्यूटीओ मेंबर विल ट्रीट ऑल इट्स ट्रेडिंग पार्टनर इक्वली। अबे ये इन दोनों को मिला के फिर ये वाली बात बोल दी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। कहने को घुमा फिरा के एक लाइन को बार बार बोल रहा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सबको बराबर बोलता है, राइट। करण ने सबसे जल्दी आंसर दिया भाई। आगे चलते हैं उस्ताद। हाँ, बोल भी चालू कर देते हैं। कहता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इंक्लूड एक्सप्लिसिट एंड बाइंडिंग कमिटमेंट मेड बाय डब्ल्यूटीओ मेंबर गवर्नमेंट। कहता है एग्रीकल्चर के ऊपर एक एग्रीमेंट है, उसकी डिटेल बताई हुई है। तो मैं भी अब बता देता हूं। कहता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर आपको प्रॉमिस रहना पड़ेगा और कुछ एक्सप्लिसिट मतलब कुछ लीग से हटकर बातें करनी होगी। वो बातें कौन कौन सी है, ठीक है, क्या क्या यहां पर बातें हैं। तो भाई साहब देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस पे बोलता है कि आप एक दूसरे देश को मार्केट में एक्सेस दो, एक्सेस दो, एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज भी दो और डोमेस्टिक सपोर्ट दो। ठीक है, एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज दो, मार्केट एक्सेस दो, इंपोर्ट सब्सिडी के ऊपर नहीं बोलता वो। यानी अगर एग्रीकल्चर का सामान मैं मंगाऊंगा किसी देश से तो इंपोर्ट पे सब्सिडी मिलेगी नहीं, ये नहीं बोलता। ठीक है, हाँ एग्रीकल्चर वालों को क्रेडिट सपोर्ट के लिए भी नहीं बोलता। मतलब डब्ल्यूटीओ क्रेडिट सपोर्ट क्यों देगा, वो तो देश का इंटरनल मैटर है, तुम दो, राइट। तो हम सीधा सी वाले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। सबसे जल्दी आंसर दिया है राहुल सर्राफ ने। चलो जी, मैंने बताया था टेक्सटाइल वाला एग्रीमेंट था। जब हमने बहुत सारे एग्रीमेंट किए तो एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग दिया हुआ यहां पर। ठीक है, ये मैं बताता हूं
इसकी डिटेल मैंने पढ़ाई नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले एक मल्टी फाइबर एग्रीमेंट होता था 1974 से पहले, इसको खत्म करके टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एग्रीमेंट लेकर आए हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए, फाइबर लिखा है, फाइबर का मतलब धागा ही होता है, तो धागे को रिप्लेस करके कपड़ा आ गया, धागे से कपड़ा बनता है ना, वो एग्रीमेंट आ गया था। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको इसके लिए। और एक और, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स वाला बताया था। ट्रिप्स किससे रिलेटेड होता है? ट्रिप्स रिलेटेड होता है बेसिकली पेटेंट राइट से, कॉपीराइट से, गुडविल से, इससे रिलेटेड होता है। ट्रेड रिलेटेड इसके मैटर हैंडल करता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड होता है, पहली बात तो इसको ही स्टिपुलेट करता है, एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। दूसरा, यहां पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और मोस्ट फेवर्ड नेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट मिल रही है। तो भाई साहब जो यहां ऑप्शन लिखे हैं, जहां लिखा आ गया मोस्ट फेवर्ड नेशन, आप समझ जाओ डब्ल्यूटीओ की बात हो रही है। यस, तो डब्ल्यूटीओ का ही एग्रीमेंट है। अगला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सिस्टम को एडमिनिस्टर करने की बात कर रहा है, तो ट्रिप्स से रिलेटेड बात कर रहा है। और लिखा है मैंडेट यानी कंपल्सरी टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बाय ऑल द मेंबर्स। इस एग्रीमेंट में यह भी लिखा गया था कि पेटेंट गुडविल को बहुत हाई लेवल पे प्रोटेक्ट करके रखना है ऑल द मेंबर्स ने। तो सारे की सारी बातें सही है। ये दो एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर एग्रीमेंट से क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों से आने के चांसेस ज्यादा है। बाकी एक बार आपको रीड जरूर करना है। अभी देखो मैंने बोला सब बच्चे इसका आंसर देंगे। आज भी सबसे खतरनाक बोलता है मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन दोहा राउंड। दोहा एजेंडा में क्या था भाई? 20 मुद्दों पे बात हुई थी, सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा क्या था? 90% से ज्यादा बच्चों का ठीक होना चाहिए। खुद पढ़ेंगे ऑप्शन, जल्दी करो। चलो जी मेरे दोस्तों, तो यहां लिखा है ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स के ट्रेड से रिलेटेड आज भी मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही है, तो सी वाला आंसर होगा। मैंने पहले बताया था यही सबसे इंपॉर्टेंट था और ये एग्जाम में आने के चांस भी है। एप्पल पटेल ने सबसे जल्दी आंसर दिया। एप्पल पटेल भाई एक बार अपना असली नाम बताए ना। अगला लिखा है डब्ल्यूटीओ की कमिटमेंट के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सी डब्ल्यूटीओ की कमिटमेंट है। भाई साहब आपको एक बात आता हूं, डब्ल्यूटीओ की कमिटमेंट यानी डब्ल्यूटीओ की जो प्रॉमिस है ना, वो डेवलपिंग कंट्री को बेहतर बनाने के लिए है। वो जो भी प्रॉमिस है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट होनी बाकी है उनको डेवलप करने के लिए, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। तो आप ध्यान रखना, डब्ल्यूटीओ अफेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज मोर, ज्यादा ये डेवलपिंग कंट्री को अफेक्ट करता है बिकॉज दे नीड टू मेक रेडिकल एडजस्टमेंट। रेडिकल मतलब और भी बढ़िया बेहतर तरीके से चेंजेस लाने की यहां पर जरूरत है। बी वाला, करण ने सबसे जल्दी आंसर दिया। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, बात की हुई है यहां से G20 की। G20 एक ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप है, यहां से एमसीक्यू आने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी करना है, दिया हुआ है। तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ये वो 20 देश हैं जो दुनिया के सबसे स्ट्रांग है। दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं 20 देशों का है। कभी ये 21 हो जाते हैं, कभी 19 हो जाते हैं, लेकिन लगभग इतना यहां का जीडीपी रहता है। ये G20 का ग्रुप 1999 में बना आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इस G20 की मीटिंग्स होती रहती है, तो अभी रिसेंटली 2022 के अंदर
इंडिया में भी G20 की एक मीटिंग हुई है, तो G20 की दखल अंदाजी रहती है दुनिया के बहुत सारे मुद्दों पर। अब ये केन बोल रहा है सर G21 हो गया है, आप इतना तेज मत चलो, जैसा मॉड्यूल ने दिया हुआ है वैसे ही चलना है। मॉड्यूल ने अगर पुराना दिया हुआ है तो पुराने से ही क्वेश्चन आना है। अच्छा का नहीं समझ गया है। तो अब G20 के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक बार बच्चों के कॉमन डाउट्स देख लूं क्या क्या है। भाई ये तो कितनी बार मैंने डिफरेंस समझा दिया, फ्री ट्रेड वगैरह इसमें कॉमन मार्केट वाला, ठीक है। मास्टर टेस्ट सीरीज आपको नोटिफिकेशन में देखो मिलेगी। लव सर आप डेली लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन, हम लोग को दिक्कत नहीं है, एक बार कोर्स तो कंप्लीट करा लूं, कोर्स कंप्लीट कराने के बाद वो चीज चालू करेंगे, जब तक, है ना। सर आज नितिन सर ने पूछा 7,000 में क्या आता है, तो मैंने लिख दिया अमेरिकन साइकिल। भाई राहुल तरफ बहुत गलत आंसर दिया है आपने, मेरे को उम्मीद थी नहीं। तुम्हें तमीज है क्या? नितिन सर पूछ रहे हैं 7,000 में क्या आता है, तुमने लिख दिया अमेरिकन साइकिल। किस बात के स्टूडेंट हो तुम यार? बड़ा बेकार बच्चा है यार। कितनी बार बताया है मैंने 7,000 में, वो पूछ रहे हैं 7,000 में क्या आता है, तुम बोल दोगे अमेरिकन साइकिल आती है? पागल वागल है क्या? भांग चतूरे का बीज खाया है क्या? जब बता दिया 7,000 में रशियन साइकिल आती है, तो अमेरिकन साइकिल का रेट क्यों बताया? अमेरिकन साइकिल 10,000 की है भाई, समझा? एम रेट वेट मत कम कराओ। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा क्या है सर? अंतरिक्ष गुप्ता, ये डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होती रहती है, तो 2001 में मीटिंग हुई है दोहा में, कतर में, तो वहां पर उसमें 20 मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें सबसे कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर रहा है बस, ठीक है। आज दृष्टि पूछ रही है सर कल चैप्टर 1 और 5 रिवाइज कराओगे? इसका प्लान मैं बताने वाला हूं दोस्तों, पूरा पूरा प्लान बताने वाला हूं, पूरा पूरा प्लान, ठीक है, सब कुछ बताने वाला हूं, टेंशन मत लो, ठीक है विवेक कुमार, ध्यान रखा करो चीजों को। हाँ जी, ये G20 की बकलोलियां दी हुई हैं, इन्होंने क्या किया? G20 इकोनॉमी, इसका मतलब G20 कंट्रीज है दोस्तों। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आपको एक बार ये रीड करनी है कि कैसे G20 ट्रेड को फैसिलिटेट करवा रही है। मैं बोलता हूं इसकी मीटिंग में जितने भी मुद्दे उठाए जाते हैं, अभी लास्ट वाली मीटिंग में 61% मुद्दे ऐसे थे जो ट्रेड को प्रमोट कर रहे थे, प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ गुड्स के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने की बात की थी, और 39% इसकी कमिटमेंट्स के अंदर बातें की गई थी ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने की, रेस्ट्रिक्ट ट्रेड। इतना फैक्ट ध्यान रखना, बस जो जो फैक्ट बता रहा हूं पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आ सकता है। G20 कंट्रीज के एक बार ये देखो, G20 कंट्री की मीटिंग हुई, उसने पहली बात बताई कि ट्रेंड ये दिखाता है, ट्रेंड ये दिखाता है कि ट्रेड इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अभी वर्ल्ड ट्रेड जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ठीक है, ओके। तो कहता है कि रेस्ट्रिक्शन ने क्या कंट्रीब्यूट किया? रेस्ट्रिक्शन की वजह से जो एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, उससे दूसरे देशों में सामान नहीं पहुंच पाया, शॉर्टेज हो गई, प्राइस में फ्लक्चुएशन हो गई, प्राइस बढ़ गया और अनसर्टेनिटी हो गई। तो कुछ मुद्दों पर यह बात करता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या हुआ। तो दोस्तों इसने बेसिकली रशिया और यूक्रेन वॉर की भी बात की हुई है, और इसने बताया जो वॉर चल रहा है यूक्रेन पे, इसके ऊपर कोविड-19 की जो बीमारी थी, पेंडेमिक थी, इसके ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया है। काफी सारी कंट्रीज में हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिली है, क्योंकि तबाही हो गई एक देश में, राइट है रक्षा प्रजापति, ओके, समझ गए। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें ये बोल रहा है। हाँ जी, हाँ, फिर कहता है कि अब 2020 के बाद से कुछ न्यू एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस डब्ल्यूटीओ ने इंप्लीमेंट कर दी है, कुछ नई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन बनाई है। अब भाई वो कौन कौन सी नई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है उसकी डिटेल यहां पर नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि अभी भी डब्ल्यूटीओ बोलता है कि जो मेंबर कंट्रीज है इनके पास 52 एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है फूड पे, फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट करने के ऊपर 52 तरीके की रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि कोविड के बाद यह देखा गया कि खाने पे
खाने पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, खाने पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो फूड भी है इसमें, फीड भी है और फर्टिलाइजर भी है। इन एडिशन जो कोविड 19 की दवाइयां थी, एसेंशियल्स टू कॉम्बैट कोविड 19, जैसे कि सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया और दवाइयां हो गई, वैक्सीन हो गई, इस पे भी 27 रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि भाई एक्सपोर्ट करने की रेस्ट्रिक्शन है। ओके, और ये बोलता है, कहता है आउट ऑफ दीज 44% ऑफ द एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन फूड, फीड एंड फर्टिलाइजर एंड 63% और पैंडेमिक रिलेटेड। कहता है जितनी भी रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं डब्ल्यूटीओ ने, उसमें 44% खाने पीने की चीजों पे, फर्टिलाइजर पे, और 63% रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कोविड 19 की चीजों पे। मतलब उसमें ही ओवरऑल कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन निकल रहा होगा, प्लस माइनस तो नहीं किया, इसने बताया। अब G20 ने यहां पर कुछ 66 न्यू ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स लॉन्च किए हैं। 66 न्यू ट्रेड रिलेटेड, मतलब ट्रेड को इंप्रूव करने के कुछ मेजर्स दिए हैं 66। वो 66 की लिस्ट नहीं बनाई है, और 47 ऐसे मेजर हैं जिसमें ट्रेड रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। ये जो 47 है ये 39% हो गया, ये 66 हो गया, 61% हो गया इसका, राइट। ओके, और भाई साहब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपको ये भी रीड करना पड़ेगा। कोविड 19 और G20 की बात करता है। हाँ, मैंने जो फिगर बताई थी 61% और 39%, वो यहां से बताई थी। और अभी इंडिया में मिड अक्टूबर में 2022 में लगभग ये चल रही थी, नवंबर में हुई थी मेरे ख्याल में इंडिया मीटिंग, राइट। हाँ, तो कहता है 2022 में 77% ऑफ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हैड बीन रिपील्ड एंड लीविंग 17 रेस्ट्रिक्शंस इन प्लेस। कहता है 2022 में लेटेस्ट ये बताया कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी एक्सपोर्ट पे, 77% खत्म कर दी। अब पहले की बातें सारी खत्म कर दी है, और बची हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस, 17 रेस्ट्रिक्शंस बची हुई हैं। कितनी? 17। लेकिन मेरे को लगता है, अगर तुम मेरी मानो, तो क्वेश्चन इस स्लाइड से आने के चांस है, क्वेश्चन यहां से आने के चांस है। वो तो मीटिंग की डिटेल है, ये डेटा लर्न मत करना पीयूष सागर, बड़े परेशान हो जाओगे। एक बार उस डेटा को रीड कर लेना, ताकि कोई छोटा मोटा एमसीक्यू बने तो आपको याद आ जाए कि हाँ यार वहां से बात हो रही थी। ठीक है, तो भाई साहब G20 मेंबर्स ये सब हैं जो आपको याद रखने हैं। कोई बदलाव आया है तो उसको भूल जाओ, मॉड्यूल की बातें याद रखो। और हाँ, इंडिया भी G20 का मेंबर है, बस इतना ध्यान रख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि इंडिया इसका मेंबर है, चाइना भी मेंबर है, लेकिन पाकि चोर मेंबर नहीं है। कौन नहीं है? पाकि चोर इसके मेंबर नहीं है। और ये लाइन, द WTO ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द WTO सेक्रेटरीट सिंस 2009। कहता है WTO की ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट WTO सेक्रेटरीट बनाता है 2009 से। WTO सेक्रेटरीट मतलब WTO का हेड ऑफिस है, अमेरिका के अंदर है, वो बनाता है 2009 से। किसकी? ट्रेड रिपोर्ट, राइट। तो ये ध्यान रखना 2009 से। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, और इनमें से किसी भी कंट्री का नाम ले देगा और पूछेगा बताओ ये G20 का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, रशिया को क्या लिखा हुआ देखो, द रशियन फेडरेशन। ठीक है, और क्या है तुम्हारे लिए खास यहां पर जानने के लिए, बस इतना ही है। इस चीज के साथ दोस्तों ये यूनिट खत्म हो रही है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, चैप्टर 9 के अंदर अभी तक हमने यूनिट 1 की है। यूनिट 1 में पता है क्या था? यूनिट 1 में दोस्तों दी हुई थी ट्रेड थ्योरीज। 5 थ्योरी दी हुई है आपको, अलग अलग बंदे की अलग अलग सोच दी हुई है, एक अप्रोच दी हुई है। यहां पर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज में प्रॉब्लम होगी, मैं आपको वो कराऊंगा। मुझे पता है कि आपकी प्रॉब्लम कहां का है, डाउट कहां का है, एक बार आपसे पूछ भी लूंगा। ठीक है, इसमें तो इंटरनेशनल ट्रेड की थॉट्स बताई हुई हैं। जब हम यूनिट 2 पर गए, यूनिट 2 पर गए, तो यहां पर हमें बैरियर्स के बारे में बताया, टैरिफ्स वगैरह के बारे में, कि भाई साहब ऐसे ऐसे टैरिफ को तुम इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। यूनिट 3 में गए तो हमें बताया कि भाई साहब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इसके अंदर तुम ग्रुपिंग कर सकते हो, दोस्ताना गुट बना सकते हो, गुटबाजी कर सकते हो। यानी यहां पर एक तरीके से रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हो। और यहां पर WTO है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, ये यूनिट 3 में बताया। यूनिट 4 पढ़ेंगे
अगली क्लास में यहां तुम एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ोगे, फॉरेन करेंसी के बारे में, और असली चीजें रियलिटी वाली यूनिट 5 में पढ़ते हो। यहां पर तुम पढ़ोगे भाई साहब ये एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ोगे। तो ये 5 यूनिट है, आप इस पे ध्यान देना। अब अगली क्लास में एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों से मैं बोल रहा हूं दंगल कराऊंगा एमसीक्यू का। भाई देखो सैटरडे, इस सैटरडे को ध्यान रख लो 5:30 पे सीए वाला यूट्यूब चैनल पे लाइव दे दनादन एमसीक्यू करेंगे। दे दनादन, दनादन दे दनादन एमसीक्यूज का होगा असली दंगल। दंगल मतलब कंपटीशन होगा आप सबके बीच में। अभी तो चैप्टर 1 और चैप्टर 5 कराऊंगा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जब मैं ये दंगल कराऊंगा उससे पहले आपको इसकी प्रिपरेशन भी कराऊंगा, लेकिन मैं उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन कराऊंगा आपको जो मैंने चाणक्य 2.0 में रिवाइज नहीं कराए। तो आप देखोगे, जब आप देखोगे यूट्यूब पे जाओ, वाईटी पे चाणक्य 2.0 बैच के अंदर चैप्टर 1 एंड 5 लेटेस्ट पैटर्न से रिवाइज करा रखे हैं। आप प्लीज रिवाइज वहां से करो, रिवाइज वहां से करो चैप्टर 1 और 5, ठीक है। फिर अगले हफ्ते जब मैं कराऊंगा आपको चैप्टर 2 और 3, तो चैप्टर 2 तो चाणक्य पे दिया हुआ है मैंने, लेकिन 3 नहीं दिया हुआ, तो उस दंगल की तैयारी में आपको लाइव में कराऊंगा। समझ रहे उस बात को दोस्तों? तो ये मैंने प्लान बनाया आपके लिए। जो चीज मैंने कराई है आपको 2.0 में, वो चीज आप वहीं से कर लो। जो नहीं कराई है उसकी तैयारी में आपको लाइव क्लास में कराऊंगा, उसके बाद आपका दंगल कराऊंगा, ठीक है। तो दे दनादन एमसीक्यूज में होगा अब सीए फाउंडेशन 2024 वाले बच्चों का दंगल। तो अब मैं उसको पहले मैंने लिखवाया हुआ है। थैंक यू मयंक। मयंक बोल रहा है सर गोट ऑफ इकोनॉमिक्स, मुझे भाई रहने दो, भाई रहने दो, भाई कैप्टन है, कैप तो पता है ना, बस यही सही है। ओके रिपोर्टर दोस्तों, तो मिलते हैं आज की कक्षा में, इतना ही। लव यू एवरीवन, प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल की क्लास में हम चैप्टर की यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।